हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 5 जून। ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि आपके एग्जाम में आते हैं उसको हम पर कवर करेंगे। और आज पता ही आपको रिजल्ट आया हुआ है इलेक्शन को लेकर, तो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर उसी से भरा हुआ है कि क्या सबक लेना चाहिए पार्टियों को, लोकतंत्र में क्या जरूरी है, इन तमाम चीज़ों पर बात किया गया है। सबसे पहले नतीजा को देख लीजिए। एनडीए जो है, एनडीए, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया का जो गठबंधन था, है ना, तो यहाँ पे देखिए 26 पार्टीज में मर्ज किए गए थे। और इंडिया में भी बहुत सारे पार्टियां मर्ज किए गए थे, तो आपको बता दें यहाँ पे 294 एनडीए को मिला है। ठीक है। जिसमें बीजेपी का है सिर्फ 240, क्योंकि पिछले बार 303 मिला था। परसेंट देख रहे हैं ना, सीट की संख्या क्यों घटा, ये पीछे बात करेंगे अभी हम लोग, मेन रीजन क्या था। और यहाँ पे कांग्रेस को जो है 112 सीटों का यहाँ पे इजाफा हुआ, मतलब पूरा गठबंधन में मिला के बात किया जाए तो कुल मिलाकर। ठीक है। तो प्रधानमंत्री बनने की संभावना तो इन्हीं का लग रहा है, क्योंकि इनके पास समर्थन है। और देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी करना मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति होता है। जब तक कि बन नहीं जाए, कहना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ देख लेते हैं। अब ये दो पार्टी को देख लीजिए, ये है नीतीश कुमार और ये है आपके टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी के पार्टी है ये। ठीक है। मतलब दोनों के ये है, और इन्होंने जो है लगभग कितना सीट जीता है देख लीजिए, 12 सीट और 16 सीट लगभग जीते हैं इन्होंने। ठीक है, 16 सीट, ये देखिए। तो कुल मिलाकर ये दो है पार्टी जो है किस में मर्ज करेंगे ये अभी संशय बना हुआ है, लेकिन जो अयास और कयास जो लगाया जा रहा है ना, वो बीजेपी में मर्ज करने का बात हो रहा है। ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे यही चीज़ है कि अगर लोकतंत्र की अगर हम लोग बात करें, लोकतंत्र से क्वेश्चन पूछा गया है। आप प्रियम्बल देखे हो ना, हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें लोकतंत्र शब्द लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे प्रियम्बल में कौन कौन सा शब्द लिखा गया है, तो यहाँ पे सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है ना। और सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, और यहाँ पे ये 5 शब्द जो है आपको प्रियम्बल में देखने को मिलेगा, और यहाँ से क्वेश्चन रहने का पूरा संभावना है। लोकतंत्र में क्या होता है, जितना पक्ष का मजबूत होना है ना, तो पक्ष जितना मजबूत रहेगा ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है विपक्ष का मजबूत होना। ठीक है। तो यहाँ पे पक्ष और विपक्ष अगर दोनों मजबूत रहेंगे तभी हमारा लोकतंत्र सही से चलेगा। अगर किसी भी पक्ष को अगर ज़्यादा वोट मिल जाए, उनको ज़्यादा समर्थन मिल जाए, तो ये मनमानी करने लगते हैं। अभी आप देखो देखे थे, अभी जो सरकार थी वो गरीबी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर यहाँ पे, और जॉब को लेकर यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था, इन्फ्लेशन को लेकर। उस पे जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, इसको सीरियस से नहीं ले रही थी। उसका नतीजा क्या हुआ, सरकार में जो है ना 60 सीट लगभग जो है कम मिले। ठीक है। बीजेपी में मतलब आप देखोगे उत्तर प्रदेश में जहाँ पे ये लगाया जा रहा था वहाँ से सबसे ज़्यादा सीट मिलेगा, वहाँ पर सीट ही नहीं मिला इनको मन मुताबिक। ठीक है। तो हारने के पीछे आपको कारण बताएंगे यहाँ पे, चलिए। लेकिन हमें, हाँ, लोकतंत्र को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में क्या क्या चीज़ चाहिए। तो क्वेश्चन यही पूछता है, मेंस में पूछेगा कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, और लोकतंत्र जो है के सामने अभी क्या चुनौतियाँ हैं। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो गया, इक्वालिटी हो गया, जस्टिफाई हो गया। ठीक है। तो ये तमाम एलिमेंट जो लोकतंत्र में शामिल होते हैं। साथ ही चुनौती की अगर बात करें तो कास्टिसिज्म हो गया, ठीक है, धर्म हो गया, पोलराइजेशन हो गया, इन तमाम जो है ना मुद्दों को लेकर जो यहाँ पे भटकाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद हम लोग पोर्स वाला, पता ही आपको पूना में जो पोर्स जो घटना हुआ है, इसमें जो है ना, जो लड़का था, कि मम्मी पापा दादा दादी जितने भी पहचान वाले थे ना, सबको अरेस्ट किया गया है, सबसे पूछताछ की जा रही है। क्लियर है। तो ये बहुत बड़ा मामला बनता जा रहा है, बनना भी चाहिए, क्योंकि ये सब जो है रईस ज़्यादा लोग जो है ना अपने मन मुताबिक गाड़ी लेके सड़कों पे, और आम जनता को जो जिस तरह से वो लोग जुल्म कर रहे हैं ना, तो उन पे तो कार्रवाई होना ही चाहिए। और चाहते जो भी दोषी हो उनको सख्त से सख्त कानून के तहत सजा मिलना चाहिए। ठीक है। तभी जाके जस्टिफाई हो पाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे अगले मुद्दे पे, तो सारे पार्टियां हैं यहाँ पर खुशी से। ठीक है। तो ये रहा मेंस एडिटोरियल पेज, संपादकीय इसको बोलते हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का रहने की संभावना है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, क्या इसका डेफिनेशन होता है। सबसे पहले देख लीजिए, बायोडाइवर्सिटी को लेकर जो है ना 2002 में एक कानून बना था, इसका नाम है जैव विविधता अधिनियम, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, 2002 में बना था। और ये बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षा को लेकर, ठीक है,
को लेकर ये जो है ये अधिनियम जो है बनाया गया था। सबसे पहला देख लीजिए, मेंस में जब क्वेश्चन पूछता है कि बायोडायवर्सिटी से आप क्या समझते हैं, भारत में इसके क्षेत्रों का लोकेशन बताएं और डायवर्सिटी के लिए क्या क्या नुकसान है, अभी क्या क्या चुनौतियां सामने में, आप उस पर टिप्पणी करें। आपको बता दें यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि भारत जो है जैव विविधता का देश रहा है और विश्व में 34 जो है ना जैव विविधता क्षेत्रों में से 4 भारत में है। अगर आप देखोगे ना 34 जो बायोडायवर्सिटी जो है ना एरिया, वो वर्ल्ड में है, जिसमें से 4 कहाँ है, भारत में है। इसको मेगा डायवर्सिटी देश जो है ना, जो मेगा डायवर्सिटी जो देश होता है 17, उसमें भारत भी शामिल है। ये फैक्ट याद रखिएगा। वर्तमान में अगर आप देखोगे नेशनल पार्क जो 103 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करो तो 510, ये नंबर याद रखिएगा। यूपीसी में यही स्टेटमेंट बना के पूछेगा कि अभी जो है नेशनल पार्क की संख्या 50 है या 60 है, ऐसा करके आपको दे देगा कन्फ्यूज करने के लिए, तो आंकड़ा पे ध्यान रखेंगे आप। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 3 कंजर्वेशन रिजर्व है और 2 कम्युनिटी रिजर्व है। कुल मिलाकर आप याद रखेंगे इसको। इसके बाद आपको बता दें यहाँ पे जैव जो वैश्विक जैव विविधता रणनीतिक जो योजना है ना, 2011 से 10 बनाया गया है। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिएगा जैव विविधता जो अधिनियम है उसके तहत एक प्राधिकरण बनाया गया 2003 में, ये भी फैक्ट याद रखेंगे आप। प्राधिकरण बनाया गया है जो बायोडायवर्सिटी के रिजर्व कंजर्वेशन के लिए काम करेगा। फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। आप देखोगे हिमालय जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे जो बायोडायवर्सिटी जो एरिया है, वहाँ पे क्या-क्या खतरा है ना, उसके बारे में बात किया गया। क्या कारण क्या है इसके पीछे? तो कारण बता दें आपको, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा कारण है। जंगलों में आग लगना ये बहुत बड़ा कारण है। बार-बार आग लगना और अनियंत्रित आग लगना ये भी बहुत बड़ा कारण है। खराब वन जो मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट जो प्रबंधन है वो भी है। जागरूकता का कमी है यहाँ पे। जल धाराओं का सूखना ये बहुत बड़ा जो मसला है। जो हिमालय क्षेत्र में जो बायोडायवर्सिटी है उसको कंज़र्व करने में ये तमाम चुनौतियाँ मौजूद हैं, ठीक है? आप याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 30 तक को पर्यावरण संरक्षण दशक घोषित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आपके जो बीपीएससी एग्ज़ाम में या जो भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होना ना, उसमें क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि बायोडायवर्सिटी जो है क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत नुकसान हो रहा है, खतरा है उसपे। क्योंकि बायोडायवर्सिटी कहने का मतलब क्या होता है, जो हॉटस्पॉट होते हैं उसमें बहुत सारे जो है ना स्पीशीज़ जो यहाँ पर सर्वाइव करते हैं, रहते हैं वहाँ पे, ठीक है? चलिए। फिर लोकतंत्र की जय को लेकर बात करेंगे। लोकतंत्र पे भी हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे विपक्ष और पक्ष दोनों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, जो इस बार के इलेक्शन में दिखा। क्योंकि अगर किसी पार्टी को मन के मुताबिक और उससे ज़्यादा जनादेश मिल जाता है ना, तो पार्टी मनमानी करने लगती है, ठीक है? यूपी में क्या हुआ, यूपी में जो भी जितने भी एग्ज़ाम वगैरह हो रहे थे ना, वैकेंसी वगैरह आ रहे थे ना, या तो कैंसल हो जा रहे थे या तो उसमें लीकेज का मामला आ जा रहा था, ठीक है? वहाँ के स्टूडेंट पूरा त्रास हो गए थे। अब उन्होंने सबक सिखाने के लिए यूपी में जो है ना, वो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उसको नकार दिया, ठीक है? अब ऐसा नहीं चलेगा। तो सरकार को भी समझना चाहिए कि आप जो है ना, आप युवा लोग को आप नाराज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप उनको नाराज़ कीजिए तो आप खुद नाराज़ हो जाइएगा, ठीक है? तो जिसका आप रिज़ल्ट आप यहाँ पर दे सकते हो कुल मिलाकर। क्लियर है? तो यूपी में हार के पीछे यही कारण है। वहाँ पे जो स्टूडेंट का जो वर्ग था, वो लोग सरकार से खुश नहीं था, ठीक है? और वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट में थे कि हमें तो यहाँ से सीट मिल ही जाएगा। लगभग 80 सीट में से 70-75 हम कब्ज़ा कर लेंगे, जो कि नहीं मिला। 35-36 में सिमट के रह गए। चलिए। इसके बाद यही वाला है, यूपी में जो हार का जो कारण है, पेपर लीक मामला था, बेरोज़गारी था, महँगाई था, ये बहुत बड़ा कारण था। लोग इसको इग्नोर कर रहे थे, ठीक है? फिर और क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है? देखिए नोटा, इंदौर में आप देखोगे ना, नोटा पे ज़्यादा बटन दबाया गया है। 2 लाख प्लस जो है ना यहाँ पे मतदाता ने नोटा को चुना है। नोटा क्या होता है? नॉन ऑफ द अबव, याद रखेंगे। और ये जो है ना, नॉन ऑफ द अबव जो है, अगर आपको किसी प्रत्याशी पे आपको विश्वास नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? लेकिन किसी नोटा का इफ़ेक्टिव यहाँ पे भी नहीं हो पाया। मान लीजिए नोटा में चाहे पूरा का पूरा वोट अगर नोटा पे मिल जाए और 1 वोट जो है किसी प्रत्याशी को मिला है, तो 1 वोट वाला प्रत्याशी जीत जाएगा। नोटा का यहाँ पे इफ़ेक्टिव नहीं बनाया गया। तो इलेक्शन कमीशन जो है, बार-बार यहाँ पे रिव्यू आता है कि आप जो है नोटा को यहाँ पे क्या बनाएँ, इफ़ेक्टिव बनाएँ। अगर एक मत मान लीजिए टोटल जो परसेंटेज जो वोट हुआ है, उसका एक निश्चित परसेंटेज अगर नोटा को अधिक वोट मिल जाए, तो फिर वहाँ पे फिर से इलेक्शन होना चाहिए, बाय इलेक्शन होना चाहिए वहाँ पे। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे फिर हम लोग बात करेंगे, सब पार्टी के बारे में बात किया गया है। एग्ज़ाम के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ये सब जो है ना केंद्रीय मंत्री रहे थे, कैबिनेट के मंत्री रहे थे। स्मृति ईरानी, अर्जुन मुंडा, ठीक है? और ये सारे लोग हार गए, ठीक है? हारने का पीछे आपको कारण ही होगा, और ओवर कॉन्फिडेंट होता है। आप उन क्षेत्रों में आप अच्छे से काम नहीं करोगे, जनता तो नाखुश रहेगी ना, ठीक है? तो ये वजह रहा है यहाँ पे।
उसके बाद आगे बात करेंगे यहाँ पे, तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, हमें जो देखने को मिल रहा है इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, और ये रहा। बिहार के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया पप्पू यादव। ये जो है ना, ऐसे तो ये कांग्रेस से जो है पार्टी में विलय किए थे कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के कारण, ठीक है, इन्होंने ना इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने का जो है यहाँ पे निर्णय लिया, और ये जीत भी गए। बिहार में निर्दलीय पार्टी से एकमात्र उम्मीदवार जो है जीते हैं, पप्पू यादव पूर्णिया से। इन्होंने कहा था कि चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से लड़ेंगे, ठीक है, चाहे किसी पार्टी से हो, और जीतेंगे भी। अगर मान लीजिए किसी पार्टी ने हमें समर्थन नहीं दिया, हमें टिकट नहीं दिया, मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा और इंडिपेंडेंट जीतूंगा, क्योंकि मैं पूर्णिया को छोड़ नहीं सकता, चाहे मुझे ये देश छोड़ना पड़ जाए, या मुझे ना, देश छोड़ा नहीं, यहाँ पे कुछ लिखा था इन्होंने कि मुझे जो है मैं पूर्णिया को नहीं छोड़ सकता हूँ, या तो मुझे दुनिया छोड़ना पड़े, माफ़ कीजिएगा, देश नहीं, मुझे दुनिया छोड़ना पड़े, ठीक है, इन्होंने कहा था। और ये जीत भी गए, ध्यान रखेंगे, बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है पूर्णिया वाला। और लोकसभा चुनाव में जो राजनीतिक जो परिवार है ना, ये बड़ा फायदा उनको मिला हुआ है। आपको बता दें, लोकतंत्र में जो है परिवारवाद भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है, ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की राजनीति, ये सब आपको नेगेटिव पॉइंट लिखना होगा कि अगर मान लीजिए लोकतंत्र के सामने क्या चैलेंजेस है, आपको इन्हीं पॉइंट को एलोबरेट करना होगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखोगे यूपी पीसीएस का मेंस अगर देखोगे उठा के, यूपीएससी का मेंस उठा के देखोगे, बीपीएससी का मेंस उठा के देखोगे, तो उसमें आपको ये सब क्वेश्चन जो है ना देखने को मिलता है। और फिर आगे हम लोग बढ़े, तो इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ था। जम्मू कश्मीर में जो पहले जो नेता जो इस बार इलेक्शन में खड़े हुए थे ना, उनको हार का सामना करना पड़ा, जबकि वो मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आर्टिकल 370 वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देता था, तो जो है 2019 में ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरीज है हमारा, और यहाँ की जो जनता है, उनको भी जो है यहाँ पे आवाम शांति चाहिए, ठीक है, उनको भी फ्रीडम चाहिए, उनको भी डेवलपमेंट चाहिए, जो कि मिल रहा है, तभी तो वो लोग खुश है, ठीक है। वो लोग भी चाहते हैं कि शांति से हम जी सके, रह सके। फिर आगे बात करेंगे देश दुनिया व्यापार में, अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि अभी जो बीजेपी के जो गवर्नमेंट है, या एनडीए कह लीजिए, इनको जो है पुरजोर समर्थन तो नहीं मिला, पिछले बार जितना मिला था समर्थन उतना तो मिला नहीं है। इनको कुछ-कुछ मुद्दों पे जो है ना काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड, ठीक है? ये क्वेश्चन भी अभी जेपीएससी एग्ज़ाम हुआ था ना 17 मार्च को, वहाँ पे पूछ लिया। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का ज़िक्र जो है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 44। आपको बता दें यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जो है ना, ये लागू होना चाहिए, लेकिन इसको लागू करने में बहुत दिक्कत होगा बीजेपी को, क्योंकि उन्होंने उनको जन समर्थन पूरा नहीं मिल पाया। वो पूरा पार्टी के अपने दम पर जो है ना सरकार नहीं बना पा रही। वो घटक दल के बदौलत जो है सरकार बनाएगी। तो यहाँ पे सभी घटक दल को यहाँ पर पूछना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस में लेना होगा, तभी जाकर निर्णय ले पाएँगे। फिर देख लीजिए कृषि जो है विधेयक को लेकर यहाँ पे काम करना होगा बीजेपी को, यहाँ पे चैलेंज आ सकता है। फिर वन इलेक्शन वन नेशन को लेकर भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। भूमि सुधार को लेकर यहाँ पे आ सकता है, बुनियादी ढांचे को लेकर यहाँ पे सुधार देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चैलेंजेस आएगा। फिर आगे हम लोग बात करेंगे, तो इम्पोर्टेंट क्या नज़र आ रहा है हमें, देखिए चंद्रमा के नमूने लेकर रवाना हुआ चीन का अंतरिक्ष यान। तो याद रखिएगा, बोलेगा चांग E6 किस देश का विमान है, तो आपको बता दें यहाँ पे चाइना का है, इसका नाम था एसेंडर। एसेंडर किसका था, चाइना का था, ठीक है। ये कभी कभी वनडे गेम में पूछ लेता है। यहाँ पर देखिए हमारा जो रुपया है ना, वो क्या हो गया, टूट कर कमजोर हुआ है। डॉलर, अगर हमारा रुपया कमजोर होता है ना, तो मैंने कल भी बताया था और आज भी बता देता हूँ, रुपया अगर कमजोर होता है, इसका फायदा पता है क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे पास रेवेन्यू आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो हमारा जो अर्थव्यवस्था में बूस्ट कर गया, ठीक है। एक्सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारा रुपया मजबूत होता है ना, तो एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यूपीपीसी से ऐसे ही पूछता है, और बीपीएससी ने पिछला बार पूछ लिया था कि कुछ कुछ जो है कि डॉलर का दे दिया, युआन का दे दिया, पाउंड का दे दिया, और युआन पाउंड का हो गया, यूरो का दे दिया, ये 4 करेंसी का नाम दे दिया। बोला कि बताइए इसमें सबसे महंगा करेंसी कौन है, तो आपको बता दें पाउंड जो है ना सबसे महंगा था, क्योंकि 105 रुपये के आसपास था। युआन 90 रुपये के आसपास था। डॉलर पता ही था 83 84 के आसपास चल रहा था। ऐसे ही क्वेश्चन बीपीएससी आजकल पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे आप उसको। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश को, इस पर लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है।
30 सितंबर को जो एग्जाम होना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में जो चींटी का एक नीले रंग का प्रजाति मिला है, ठीक है, ये हो गया। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका होता है, यहाँ पे आपका बिलोंग करता है अरुणाचल प्रदेश, मिलता है ना, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है ना, ये आपका म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करता है, चाइना के साथ भी सीमा साझा करता है। चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ना, वो हमारा क्षेत्र है। भारत बोला कि ये हमारा अभिन्न अंग रहा है अरुणाचल प्रदेश, और हमेशा रहेगा, ठीक है। और 1 इंच भी अगर आप मांगोगे ना अरुणाचल प्रदेश का, मुझे लगता है कि आपको बहुत मुश्किल होगा। तो आप इन पे दावा करना बंद करें, ठीक है। ये हो गया कुल मिलाकर। क्वेश्चन देखिए कहाँ से देखिएगा। क्वेश्चन बोलेगा कि सियांग घाटी जो चर्चा में रहा, वो किस राज्य में है? सियांग घाटी दे देगा, सिक्किम, असम दे देगा, अरुणाचल प्रदेश दे देगा, सारे नॉर्थ ईस्ट वाला में 5 को नाम दे देगा। सियांग घाटी बता दें आपको, बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी फेमस है, और ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। एक योजना, एक अभियान चलाया गया था, अबहोर योजना। पूछेगा, खबरों में रहा अबहोर योजना किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। तो यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप। फिर आ जाइए, अमेरिका और इजराइल जो है मिशन को लेकर फिलिस्तीनी के समर्थक गिरफ्तार। कुल मिलाकर जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध देखने को मिल रहा है ना, वो वहाँ पे 2 स्टेट थ्योरी, 2 स्टेट सॉल्यूशन, मैंने कल भी बात किया था, 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में बात किया गया था। ये जो है यहाँ पे शांति स्थापित करने की बात करता है, लेकिन इजराइल जो है 2 स्टेट थ्योरी को मानता नहीं है। ये क्वेश्चन जो है आपके दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर आइए, नॉर्वे जो शतरंज जो यहाँ पे हो रहा है ना, तो प्रज्ञानंद जो है हमारे जो भारत के जो प्लेयर हैं, शतरंज प्लेयर हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, किस खेल से जुड़े हुए हैं, ये पूछ लेता है। फिर पूछेगा कि नोवाक जोकोविच जो है ना, किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये आपके फ्रेंच ओपन से जुड़े हुए हैं, मतलब ये बैडमिंटन, ये खेलते, क्या बोलते हैं इसको, टेनिस नहीं, इसको बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, टेनिस शायद है ना। तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। बस याद रखिएगा कि इस वक्त जो ओलंपिक हो रहा है वो पेरिस में हो रहा है। टॉप योजना को याद रखिएगा, टॉप्स योजना, ठीक है। टारगेटेड ओलंपियाड जो है ना, स्कीम जो है ओलंपिक, जो है यहाँ पे टॉप्स योजना जो है, जो भी इसके तहत जो ये जो अभियान है, जो स्कीम है ना, इसके तहत जो भी खिलाड़ी जो सिलेक्ट होंगे, उनको जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत अभी आप देखोगे कि नीरज चोपड़ा जी को, नीरज चोपड़ा जो है हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो उनको जो है नॉर्वे भेजा गया है ट्रेनिंग के लिए, है ना। तो सारा जो खर्च वगैरह जितना भी होगा ना, सारे मिसलेनियस एक्सपेंस सारे जो टॉप्स के अंतर्गत कवर किए जाएंगे। ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मुझे लगा कि एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। आई होप आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप अपना जो है प्रतिक्रिया जरूर दें हमें, ताकि हमें आने वाले दिनों में और भी बेहतर कर सके। धन्यवाद।